हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। तो हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर नंबर 2, दैट इज द 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। राइट, हमने देख चुका था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्लानिंग की नीड क्यों थी, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। अब हमको देखना है कि भाई इंडिया ने कौन सा मॉडल अडेप्ट किया। हमने कैपिटलिस्ट देखा, उसको भी हमने नो बोल दिया, हमने सोशलिस्ट देखा, हमने उसको भी नो बोल दिया। अब हम बात करते हैं ऐसे मॉडल के बारे में जो इंडिया ने एक्चुअली अडॉप्ट किया था, दैट वाज द मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। मिक्स्ड वर्ड से आपको पता चल जा रहा है, मिक्स्ड मतलब क्या, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट का दोनों का मिक्सचर। कैपिटलिस्ट भी बहुत एक्सट्रीम था, सोशलिस्ट भी बहुत एक्सट्रीम था, तो लगा इंडिया को भाई इतना एक्सट्रीम मॉडल्स हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं थी, इवन स्टेबल भी नहीं थी। ओके, सो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास भी पावर होता है, पब्लिक सेक्टर के पास भी पावर होता है। पब्लिक सेक्टर मतलब क्या, गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर में डिसीजंस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बेसिस पे लिए जाते हैं, पब्लिक सेक्टर में डिसीजन सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। भाई देखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे जीडीपी ग्रो करना है, लेकिन सोशल वेलफेयर भी उतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा मेजॉरिटी जो पोर्शन है इकोनॉमी का वो पुअर सेगमेंट का है, और पुअर सेगमेंट के लिए मुझे सोशल जस्टिस भी देना पड़ेगा। सो बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। दोनों का ही रोल बराबर का है। जो गवर्नमेंट बोलती है वो प्राइवेट को सुनना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि दे कैन इग्नोर देयर कमांड्स। ओके, नाउ लेट्स सी द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स। डेफिनेटली होंगे ही। मेरिट क्या है, कंबाइंस द मेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। दोनों के ही मैं फायदे ले सकती हूँ। Both profit maximization and social welfare are taken into consideration. भाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं और पब्लिक सेक्टर जो है वो सोशल वेलफेयर पे कर रही है। दोनों का बैलेंस अच्छा बन रहा है, राइट। डीमेरिट्स क्या है, देखिए जब दोनों लोग होते हैं ना इनटू एक्शन इनटू रोल, तो करप्शन तो होता ही है। और इंडिया हमने अडॉप्ट करा हुआ है मिक्स्ड इकोनॉमी। आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं कि कितना करप्शन है हमारी कंट्री में। करप्शन होने की वजह से एफिशिएंसी कम हो जाती है। आप कोई भी काम करवाने जाइए, देखिए आपका काम एक बार में होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि देयर इज लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी। दैट्स व्हाई इंडिया स्टार्टेड ऑप्टिंग फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। आप देखिए बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स जो हैं वो प्राइवेटाइज हो रहे हैं। प्राइवेटाइज मतलब क्या, कि उनको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। और देखिए प्राइवेट सेक्टर्स में काम बराबर होता है, वो पैसे ज्यादा लेते हैं लेकिन काम आपका बिल्कुल टाइमली होता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में पैसे कम लगते हैं लेकिन एफिशिएंसी से काम नहीं होता, राइट। तो लेकिन हमको तो जीडीपी ग्रोथ पर भी फोकस करना है, क्योंकि हमारी जीडीपी ग्रोथ ही तो डिसमल है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लो है। हमको उसको ऊपर लेके जाना है, क्योंकि जब तक जीडीपी ऊपर नहीं जाएगी तो इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे वर्क करेंगे, राइट। तो देखिए जहां पर मेरिट है वहां पर डीमेरिट भी है। इंडिया ने क्यों सोचा कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी पर जाते हैं, क्योंकि देखिए कैपिटलिस्ट बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। हम अभी ऐसे सिचुएशन पर नहीं बैठे थे जहां पर हम अपनी पूरी इकोनॉमी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड हो जाएं, कि हम इंडिविजुअल्स पर पूरा डिपेंडेंट हो जाएं ना। हम ऐसी इकोनॉमी थे कि एकदम गवर्नमेंट रूल करने लग जाए और लोग बिल्कुल बोलने लायक ही ना बचे, राइट। हमको चाहिए था कुछ बीच का आइडियल स्ट्रैटेजी। हमको समझ आए कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी है, दोनों का कॉम्बिनेशन पे काम करते हैं, दोनों के मेरिट्स को यूज करते हैं अच्छी तरीके से। आपको समझ में आया इतना, राइट, क्लियर है आपको कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। कोई भी डाउट्स हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखिएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स। लेट्स सी कि हमने क्या क्या गोल्स बनाए थे कि हमको ये 5 ईयर प्लान्स में कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला गोल था जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ मतलब क्या, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, कि भाई जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का वो बढ़ाओ। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो भी बढ़ेगा, परचेज एंड बाइंग ज्यादा होगी, ऑब्वियसली मनी रेगुलेट होगा एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। कौन से दो फैक्टर्स होते हैं जिससे जीडीपी ग्रोथ सबसे ज्यादा बढ़ता है? सबसे पहले इंक्रीज इन द रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री। देखिए रिसोर्स बेस मतलब क्या, हमने हमेशा बात किया है कि वी हैव स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन अगर रिसोर्सेज ही ज्यादा बढ़ेंगे तो हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज्यादा जीडीपी ग्रोथ हो पाएगी। एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, कि नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है कि 1 हेक्टेयर पे मेरा जितना प्रोडक्शन होता है
उसको मैं बढ़ा पाऊं कि भाई एक ही लैंड पे सपोज 10 यूनिट्स कुछ प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर एक उसी मेजर्ड लैंड पर 20 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है तो दैट इज प्रोडक्टिविटी, राइट। ताकि मैं इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेकर आऊं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी मतलब एडवांसमेंट लेकर आऊं ताकि मेरा काम और फास्ट रेट पर हो। नेक्स्ट गोल क्या है? मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या होता है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर आना, नई नई टेक्निक्स को यूज करना, लोगों को यूज टू कराना कि वो भी यूज करें। सो बेसिकली अपडेटिंग एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देखिए अपडेट करना इजी है, लेकिन सब लोग उस चीज को अडॉप्ट कर पाए वो डिफिकल्ट है। जब फोन्स नए नए आए थे, जब मोबाइल फोन्स आए थे, सबको यूज करना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे सबने अडॉप्ट कर लिया ना। तो वैसे ही जब तक टेक्नोलॉजी लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक कोई सेंस नहीं है नई टेक्नोलॉजी आने का, राइट। हाउ मॉडर्नाइजेशन? इनोवेटिव टेक्निक्स इज द आंसर। एग्रीकल्चर में भी वांटेड कि ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या चीज थी आप सबको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। इट वाज रिलेटेड टू हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, दैट इज HYV सीड्स को लेकर आना, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े। एंड आईटी में क्या था? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग आई, BPOs आए। व्हाट आर BPOs? आपने देखा है इंडिया में कॉल सेंटर्स बहुत ज़्यादा है, तो जो फॉरेन कंट्रीज है ना वो हमारे यहाँ से कॉल सेंटर्स को आउटसोर्स करा लेती है। आउटसोर्स करा लेती है मतलब क्या कि वो पर्टिकुलर काम इंडिया से करा लेती है, उसका पेमेंट कर देती है। क्यों इंडिया से करा लेती है? क्योंकि इंडिया में लेबर अबांडेंट है, तो इंडिया से काम कराया हुआ उनको सस्ता पड़ता है रादर देन वो वहां के खुद के लेबर से कराएं। सपोज फॉर एग्जांपल यूएस है, यूएस की लेबर महंगी है, इंडिया की लेबर सस्ती है, तो वो चाहेंगे ना कि उनका काम सस्ते में हो जाए, तो वो पर्टिकुलर काम वो इंडिया से आउटसोर्स करा लेते हैं। वैसे ही हमको अगर कुछ आउटसोर्स बाहर से कराना पड़ेगा जो हमारे यहाँ महंगा और बाहर सस्ता है, तो हम बाहर से आउटसोर्स करा लेंगे, राइट। सो मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोशल आउटलुक वाज आल्सो एम। लोगों की मेंटालिटी को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में थे, लोगों को टर्शरी सेक्टर की तरफ ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि सबका इंक्लूजन हो। एंड मेजरली द फोकस वाज ऑन एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, कि भाई विमेन का भी वर्कफोर्स में इंक्लूजन हो। ऐसा नहीं है कि वो काम कर रहे हैं लेकिन उनको कभी इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। तो हमको पूरा ही आउटलुक चेंज करना था लोगों का कि नहीं भाई विमेन कैन ऑल्सो भी इंक्लूडेड। चलिए, तो हम मॉडर्नाइजेशन हमारा एम था, लेकिन हमको ये चीज लगा था कि ठीक है हम मॉडर्नाइज करेंगे, हम टेक्नोलॉजी को अपडेट करेंगे तो हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा तो कुछ गड़बड़ हो गई। देखते हैं एक टॉपिक, मॉडर्नाइजेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री और कॉन्ट्रडिक्टरी। देखिए हमने जो सोचा था, प्लानर्स ने जो सोचा था, क्या सोचा था? मॉडर्नाइजेशन आएगा जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे तो नई फैक्ट्रीज खुलेंगी, नया सब कुछ खुलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। भाई बहुत अच्छी सोच थी कि हाँ ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये बात तो सोचना ही भूल गए कि टेक्नोलॉजी आएगी तो वो लेबर को सब्स्टिट्यूट भी तो करेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि हम उतनी ही टेक्नोलॉजी रखेंगे और फिर उतनी ही लेबर रखेंगे। आज एक बात बताइए, आज पहले फील्ड्स पर जो फार्मर्स होते थे पूरा काम हाथ से होता था तो कितना लेबर लगता था। आज वही एक ट्रैक्टर ने कितने सारे लेबर्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। तो देखिए हम कोशिश तो कर रहे थे कि मॉडर्नाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी जनरेट, यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो रहा है, राइट। तो भाई देखिए कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहा है और कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी तो बढ़ेगी। तो दोनों की जो लड़ाई है ना वो कॉन्स्टेंटली चलती ही जा रही है कि भाई मॉडर्नाइजेशन लाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो दोनों के बीच में जो डाइकोटमी है, जो फाइट है वो कंटिन्यू है, और एक हमारी कंट्री के लिए एक इमर्जिंग चैलेंज भी है कि भाई हम एक लेबर ओरिएंटेड कंट्री है, तो लेबर ओरिएंटेड कंट्री में टेक्नोलॉजी उतनी ही अपडेट करो जिससे कि वो लेबर को सब्स्टिट्यूट ना कर पाए। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी ना दोनों अलग चीजें होते हैं।
सेल्फ रिलायंस मतलब होता है कि मुझे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं चाहिए ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब पैसे से रिलेटेड मेरे को कोई डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। एंड सेल्फ सफिशिएंसी मतलब होता है कि मुझे दूसरे देशों पे या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे एसेंशियल सप्लाईज के लिए कोई भी डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। एटलीस्ट जो एसेंशियल सप्लाईज हो वो मैं खुद प्रोड्यूस करूं ताकि कोई भी नेशन मुझे कुछ कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए, इसके पीछे एक हिस्ट्री है, लेट्स सी दैट। देखिए, हम डिपेंडेंट जब होते हैं ना फॉरेन कंट्रीज पर, तो हम पे पॉलिटिकल प्रेशर बनता है। कैसा पॉलिटिकल प्रेशर कि जैसे फॉर एग्जांपल 1965 में ऐसा हुआ था कि यूएस ने हमको थ्रेटन कर दिया था कि हम एसेंशियल सप्लाईज आपको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे अगर आपने पाकिस्तान के साथ वॉर नहीं रोका तो हमको पाकिस्तान के साथ वॉर इसलिए ही रोकना पड़ा क्योंकि हम यूएस से एक्सपोर्ट कराते थे एसेंशियल सप्लाईज। लेकिन अगर वही चीज में सेल्फ सफिशिएंट होंगी ना तो मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं कोई पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर में नहीं आऊंगी। तो अगर हम खुद सेल्फ सफिशिएंट हैं, सेल्फ रिलायंट है, तो एटलीस्ट हम अपने लोगों के लिए काम कर सकते हैं और कोई भी प्रेशर से मुझे डील नहीं करना पड़ेगा। एंड द लास्ट गोल वाज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या कि जो भी ग्रोथ हो वो सब तक पहुंचे। हम ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ रिच तक पहुंचे तो रिच और रिच होता चला जाए और पुअर होता चला जाए, ऐसे तो गैप उनके बीच में बढ़ता ही चला जाएगा, राइट। सो बेनिफिट ऑफ ग्रोथ शुड रीच टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मेजर एम था हमारे को सोशल इक्वालिटी, कि मुझे कोई भी डिफरेंसेस लोगों के बीच में नहीं करने थे। एंड इंक्लूसिव ग्रोथ वाज द एम। एक नया टर्म इवॉल्व हुआ था, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ना वर्ड इंक्लूसिव ग्रोथ आता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इंक्लूसिव वर्ड मतलब क्या होता है, जिसमें सब लोग इंक्लूड हो। तो मुझे ऐसी ग्रोथ चाहिए थी कि जिसमें सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडेड हो। तो ये तो हो गए मेरे गोल्स। अब असली बात आती है कि अचीवमेंट हुई कि नहीं हुई। आइए वो देखते हैं कि कितना हम गोल्स को अचीव कर पाए। इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। देखिए, जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे था ना तो 0.5% पर एनम था। एट द एंड ऑफ 7th प्लान जब थे हम 5% पर एनम तक आ गए थे। देखिए, मोस्ट ऑफ द जो इनिशियल प्लान्स हमारे जो चल रहे थे उसमें तो इंडिया ने इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं करी, बट एट द एंड आते आते हम अच्छा ग्रोथ करने लग गए थे। रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। देखिए, रिफॉर्म्स दो तरीके के हम एम कर रहे थे, एक था लैंड रिफॉर्म और दूसरा था टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना। तो लैंड रिफॉर्म में बेसिकली हम क्या चाहते थे, जो जमींदारी सिस्टम ब्रिटिशर्स ने लेकर आया था उसको खत्म करना था, जितने भी इंटरमीडिएरीज थे उनको खत्म करना था। वी वांटेड कि जो टिलर्स थे वही ओनर्स बने सॉइल के, राइट। एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट में हम चाहते थे डिफरेंट HYV सीड्स। इनिशियली व्हीट और राइस के आ गए थे HYV सीड्स, बट हम चाहते थे और डिफरेंट क्रॉप्स के भी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स आए, न्यू टेक्नोलॉजी आए। तो एट द एंड क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छा आया एंड हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए फूड ग्रेन्स पर। तो दैट वाज द हॉलमार्क और हमने इस चीज को अचीव कर लिया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। देखिए, हम चाहते थे कि कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आ जाए। देखिए, 2-3 फायदे, इंडस्ट्रीज आ जाएगी, एक तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, दूसरी बात एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, दोनों ही बढ़ेगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, राइट। तो पुश टू बेसिक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, आयरन, स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज धीरे धीरे आ गए थे। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे आ गए थे, बढ़ ही रहे थे, ऑन अ पॉजिटिव नोट था, तो दैट वाज अ गुड साइन। सो 1990 में हमको टाइटल मिल गया था कि हम इमर्जिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन चुके हैं। तो हम उस लूप में से फाइनली बाहर निकल चुके थे और 1990 में फाइनली टाइटल भी मिल गया। फोर्थ पॉइंट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कैसा है इकोनॉमी में, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कैसा है, इरिगेशन फैसिलिटीज कैसी हैं, पावर जनरेशन कैपेसिटी कैसी है, सारे ही जितने एलिमेंट्स थे ना वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे, अच्छे नोट पर बढ़ रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा एविडेंट इंक्रीमेंट किस में आया था, रेलवेज में आया था, क्योंकि वो लार्जेस्ट नेटवर्क बन गया था कंट्री में, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बढ़ी और फायदा भी हो रहा था क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से कर पा रहे थे। नेक्स्ट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज बढ़ रहे थे।
हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बढ़ने की वजह से डेथ रेट भी कम हो गया बिकॉज हॉस्पिटल्स वर राइजिंग, जो फैसिलिटीज़ वहाँ मिल रही थी, डॉक्टर्स वर अवेलेबल, एजुकेटेड डॉक्टर्स वर अवेलेबल, राइज इन द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड, आपको तो पता है ये तो बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट है क्योंकि हम क्या थे, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, राइट। तो बिफोर प्लानिंग हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब अपने रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर थे और इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स। लेकिन जब इस टाइम पे 1950 से 1990 का टाइम जो मेजर प्राइम टाइम था प्लानिंग का, उसमें हम बहुत मेजर एक्सपोर्टर बन गए थे इंजीनियरिंग गुड्स के। इंजीनियरिंग गुड्स मतलब कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स का अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब मेरे यहाँ बहुत है तब ना हम कोई चीज एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली इट वाज अ गुड साइन ऑफ इंडिया इमर्जिंग एज अ इंडस्ट्रियल नेशन, राइट। तो ओवरऑल जो अचीवमेंट्स थी वो ठीक थी, अच्छा था, सब कुछ ग्रो कर रहा था, ऑन अ पॉजिटिव नोट चल रहा था। मतलब हमने एक वो गड्ढे से हम निकल गए थे, वी वर आउट ऑफ द ट्रैप, नाउ वी वर ऑन द पॉजिटिव ट्रेंड। लेकिन कुछ कुछ जगह अभी भी रह गई थी जहां पर हम काम नहीं कर पाए और जहां हमारे प्लान्स वर्क नहीं करे। तो आइए एक छोटा सा टॉपिक एक और है, देखिए तो हम कहाँ कहाँ पर लगता है हमको कि हम फेल हो गए। हम पावर्टी उतनी ज़्यादा इरेडिकेट नहीं कर पाए, हम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाए, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। टू कंटेन क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हम इतनी अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस नहीं कर पाए जितनी हमको इतने सालों में कर लेनी चाहिए। देखिए 1950 से 1990 दीज आर 40 ईयर्स, 40 ईयर्स बहुत होते हैं, राइट। उसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम इतना नहीं कर पाए। टू जनरेट इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू ब्रिंग द मोमेंटम, जितना हमको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल, ऑल्दो हम पॉजिटिव ट्रेंड पर थे, लेकिन हमको जिस स्पीड के साथ इसको डेवलप कर लेना चाहिए हम उतनी स्पीड के साथ नहीं कर पाए। तो 1991 में एक मेजर चेंज आया, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आए इकोनॉमिस्ट्स, दैट इज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑल्सो नोन एज NEP। ये भी आपके सिलेबस में है, हम पढ़ेंगे इसको आगे चैप्टर्स के साथ। तो ओवरऑल एक ठीक है, हम मान सकते हैं ट्रैप से हम निकले, एक पॉजिटिव ट्रेंड था, बट कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लूप होल्स, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रह गए थे जो कि आगे जो न्यू स्ट्रैटेजीज आई उसमें हम सॉल्व करेंगे, राइट। क्लियर है, यहां पर आपका चैप्टर नंबर 2 एंड होता है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। गो थ्रू द बुक, लाइन्स एक एक पढ़िए, कोई भी डाउट हो बिल्कुल इधर आइए, आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं और इससे आप पूरा आंसर लिख कर आ सकते हैं, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ, कोई इशू नहीं आएगा। ओके, till then subscribe to my YouTube channel, also don't forget to press the bell icon so that you can get notified। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय।